नमस्ते बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 10th के इकोनॉमिक लेसन 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को लेके आए हैं। ठीक, ऑलरेडी हमने क्लास 9th में इसमें थोड़ा सा पार्ट आपको समझाया था। ठीक है, पीपल एज ए रिसोर्स में इसको बताया था। तो आज उसी पार्ट को हम लोग क्लास 10 में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी में कैसे काम आता है। तो इस पूरे लेसन में क्या क्या आप कवर करेंगे, क्या क्या आप सीखेंगे, वो हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में मतलब सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या कवर होगा चैप्टर में। तो टॉपिक जो कवर करेंगे, पहला हमारा आएगा सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकेंड आएगा कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर, थर्ड आएगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में तीनों सेक्टर काम करते हैं तो तीनों के बारे में डिस्कस होगा। फिर डिवीजन ऑफ द सेक्टर एज ए ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और लास्ट आएगा सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप के अकॉर्डिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये जो मैंने आपको टॉपिक कवरिंग बताया है, ये उस चैप्टर के पूरे भाग को एक्सप्लेन करने का टॉपिक बनेगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है पांचों जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, चलो उस चैप्टर को अब स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को एक छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट बनाया है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेक्टर, तो ग्रुप ऑफ सेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने तीन सेक्टर्स को इसमें डिफाइन कर दिया है। तो पहला सेक्टर जो हमारा है तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो क्लास 9th में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। आज इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या कहता है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में साफ साफ है एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड जो सेक्टर काम आते हैं और जो नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इसी का सेकेंड जो पार्ट बन जाता है नीचे में, मतलब ये जो रॉ मटेरियल देता है उससे सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्स गुड्स। ठीक है, मतलब वो रॉ मटेरियल आता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और मैन्युफैक्चर करके अपने सेकेंडरी सेक्टर में इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं और नया प्रोडक्ट हमारे सामने प्रोड्यूस हो जाता है। जब नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो सेकेंडरी सेक्टर इसमें इन्वॉल्वमेंट का, उसमें इंडस्ट्री जरूर शामिल हो जाता है, वो अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करता है और जब एक्टिविटी आती है इंडस्ट्री सेक्टर में कोई मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट जाता है, मैन्युफैक्चर से क्या बनता है, गुड्स बन जाते हैं। ठीक, अब इन दोनों को इस मतलब इससे और ऊपर वाले पार्ट्स को दोनों के यदि इसमें मिलाया जाए तो ये तीसरा सेक्टर जो है बहुत तेजी से डेवलप होता है। तीसरा सेक्टर क्या करता है, डेवलप होता है। ये डेवलपमेंट जो है इन दोनों सेक्टर को ज्यादा तेजी से डेवलप करता है। मतलब टेरिटरी सेक्टर क्या करता है, हेल्प करता है इंटर डेवलपमेंट में, प्राइमरी और सेकेंडरी का मैंने लिखा भी है। टेरिटरी सेक्टर मतलब क्या होता है, सर्विस। ठीक, टेरिटरी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है। एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैव टू डेवलप अदर सेक्टर्स। ठीक है, मतलब जो टेरिटरी सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके वो उस अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, वो इस सर्विस सेक्टर में आता है। और ये तीनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट में। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टेरिटरी सेक्टर भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट निभा लेता है। अब हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ सेक्टर का सेकेंड पार्ट है बेस्ड ऑन ऑनरशिप। तो हमारे पास सेक्टर भी दो तरीके से देख लेते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, सेक्टर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट्स ऑन मस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विस। मतलब गवर्नमेंट्स ही मालिक होता है, गवर्नमेंट्स ही ऑनर होता है और वो अपने एसेट्स और जो एसेट और उनसे प्रोवाइड होने वाले सर्विस वो पब्लिक को कम पैसे में, कम कॉस्ट में प्रोवाइड कर लेता है। तो पब्लिक सेक्टर में जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गई, ऐसे सर्विस है जो गवर्नमेंट क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं कम पैसे में, कम कॉस्ट में, तो पब्लिक सेक्टर में रहता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में जस्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें ऑनरशिप जो होता है, एसेट एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज। मतलब इसमें क्या होता है, ऑनरशिप तो है लेकिन प्राइवेट कंपनी के पास चला जाएगा। प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल लोगों के पास चला जाएगा, मतलब एक का अधिकार हो जाएगा, मतलब एक लोग का अधिकार हो जाएगा और वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो जो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो पब्लिक से प्राइवेट बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या होता है, पूरा जो ऑनरशिप होगा वो इंडिविजुअली या कंपनीज के पास में होगा। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, टिस्को और RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये दो प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट तरीके से वर्क करती हैं। ठीक, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। अब इसका लास्ट ग्रुप आता है हमारे पास। देखिए लास्ट ग्रुप का मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, यहाँ पे आके रुकेगा। बेस्ड ऑन वर्किंग कंडीशंस, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाते हैं।
तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स एंड गवर्न बाय द वेरियस गवर्नमेंट एक्ट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट्स जो एम्प्लॉय होते हैं वो कुछ टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं। टर्म एंड कंडीशन कैसे कैसे फॉलो होता है, गवर्नमेंट्स एक्ट उसमें लागू हो जाता है। गवर्नमेंट जो सुविधाएं देती है, जो भी उनके एक्ट होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट्स को मिलता रहता है, ठीक, वो ऑर्गेनाइज होता है। हमने क्लास 10th में आप पढ़ेंगे भी तो कमला और कांता का दो स्टोरी आपको मिल जाएगा, जिससे पता चला कि ऑर्गेनाइज एक पर्सन है और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, ठीक है। और उसके बाद अनऑर्गेनाइज का नाम आता है कंप्राइज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस और यूनिट एंड नॉट रजिस्टर अंडर गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, कंपनीज तो रहेगी लेकिन स्मॉल बेस पे रहेगी, स्मॉल यूनिट रहेगी, उस पर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो अपना नियम और कानून चलाएगा, अपना रूल एंड रेगुलेशन चलाएगा, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड होगा और वो स्मॉल स्केल पे काम भी करवाएगा, वो अनऑर्गेनाइज रहेगा, जब भी चाहे अपने एम्प्लॉय को रखेगा, जब भी चाहे अपने एम्प्लॉय को हटा देगा, छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं देगा, अपने यहाँ काम कराता रहेगा क्योंकि पर डे उसको वेजेस देना है। तो इस तरीके से मैंने आपको ग्रुप ऑफ सेक्टर के तीनों पॉइंट, मतलब सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बेस ऑफ ऑनरशिप और बेस ऑफ वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग तीनों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, उसी चैप्टर में एक आएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एक्ट, ठीक है, मनरेगा 2005। तो मनरेगा के जो फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसके फीचर्स है, क्या हम लोग को लाभ होगा, क्या उसके एडवांटेज है मनरेगा के फीचर्स के। तो चलिए देखो, पहला हमें मिलेगा इम्प्लीमेंट एज द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट इन 2005 में 200 डिस्ट्रिक्ट में ये अधिकार दिए गए थे कि इनको राइट टू वर्क फॉलो करने पड़ेंगे। फिर लिखा है ग्रांटेड 100 डेज ऑफ वर्क इन अ ईयर, ये बोला गया साल भर में जितने भी गांव से जुड़े हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं, उसमें 100 डेज का वर्क उन लोगों को मिलेगा जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होंगे, मतलब मनरेगा में जुड़े रहेंगे, ठीक। गिव अलाउंस टू द पीपुल, यदि वो काम उनको नहीं मिलता 100 डेज का, मनरेगा में काम यदि उनको नहीं मिलता है 100 डेज का, तो उसके बदले उनको क्या मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, मतलब वो भत्ता मिलेगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो भी गवर्नमेंट ने पैसे डिसाइड किए वो उस लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का इतना भाग मैंने आपको बता दिया, जो इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। कभी हमेशा हम लोग पढ़ते थे 9th में भी 10th में भी जीडीपी, तो जीडीपी 9th में मैंने बताया था, आज 10th में फिर से जीडीपी बता देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी होता क्या, मैंने ये लिखा है द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब ऐसे गुड्स और सर्विस जो उस साल के फाइनेंशियल ईयर्स में प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, और हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस में इन्वॉल्व हो गए, तो ऐसे पूरे सिचुएशंस के प्रोडक्ट को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब उस फाइनेंशियल में जितने प्रोडक्ट्स बने हैं जो हमारे कंट्री के जीडीपी को ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो पूरे फाइनेंशियल का जीडीपी बन जाता है, ठीक। उसकी वैल्यू होती है, गुड्स और सर्विस की वैल्यू होती है, मतलब फाइनल ईयर की, उस साल में जो बने होते हैं उसकी जो वैल्यू होगी वो फाइनल ईयर की इसी जीडीपी में आ जाता है। जीडीपी निकालने का तरीका क्या है, छोटा से मैंने जीडीपी निकालने का तरीका पहले बताया है, चलो अपने जीडीपी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो जान लेते हैं। तो जीडीपी निकालने का जो फॉर्मूला वो मैंने यहाँ लिखा है, डिवाइडिंग नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब जो जीडीपी हमारी निकलती है वो 3 सेक्टर काम होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी। तो प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी होगा, सेकेंडरी सेक्टर का जो जीडीपी बनेगा और ट्रेजरी सेक्टर का जो जीडीपी बनेगा, वो सब अलग अलग तरीके से बनेगा। फिर टोटल जो इन तीनों का रहेगा उसी से डिवाइड होके बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने ओरली बता दिया, अब आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है, कैसे होगा। तो हमने यहाँ लिखा है कि मान लो ईयर 2000 है, इसमें प्राइमरी जो है वो 52,000 जीडीपी उसका है, फिर सेकेंडरी सेक्टर में 48,500 है, ठीक है, और ट्रेजरी सेक्टर में 1,33,500 है। तो हमने क्या किया, इन तीनों को प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी को प्लस कर दिया। प्लस करने पे मुझे क्या मिला, 2,34,000 हमें मिल गया कि इतना ही तीनों सेक्टर्स के जीडीपी बना हुआ है। अब इनका परसेंटेज हमें निकालना, तो जैसे मैंने बताया था कि तीनों का अलग अलग निकलेंगे ना, डिवाइड नॉमिनल जीडीपी से बाय जीडीपी डिवाइड करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर का निकाला, तो प्राइमरी सेक्टर में 52,000 थे जो मैंने यहाँ लिखा था, उसी से हमने रियल जीडीपी को डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई 100 किया, तो आया 22.22% प्राइमरी का निकल गया। फिर सेकेंडरी वाले को मैंने 48,500 जो मैंने यहाँ पे लिखा था इस साइड्स में, वो यहाँ पे किया। फिर रियल जो था, फिर रियल मैंने उतने लिख दिया, 2,34,000 से फिर डिवाइड किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका इतना निकल गया।
फिर टेस्टरी सेक्टर का भी हमने क्या किया, टेस्टरी सेक्टर का बताया था 1,33,500, उसको भी यहाँ लिखा। फिर रियल वाले को जो टोटल आया था उसी को यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, जो आंसर आई है। तो इस तरीके सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे जीडीपी निकलता है। ठीक, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी और इस वीडियो को भी आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी का वर्क बताएगा और कैसे हमारे इंडियन जीडीपी को वो ऊपर नीचे करता है, बड़ा घटा, ये सब पूरा एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।